Now let's go through a quick revision of financial reporting standards. सबसे पहले आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़े थे कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आपने समझे थे. वन इज कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स विच इज IFRS, and number two was US GAAP, generally acceptable accounting principles, which is followed in the USA. स्टैंडर्ड्स बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं. सो बेसिकली अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड करना. फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन बाय की है $5,000 की. अब मैं उसको किस तरह रिकॉर्ड करूं, कौन से अकाउंट में बुक करूं, डेबिट क्या चीज करूं, क्रेडिट क्या चीज करूं, दैट्स कॉल्ड रिकॉर्डिंग. ये मुझे स्टैंडर्ड हेल्प करता है. रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि भाई वो चीज कहाँ शो होगी, बैलेंस शीट में आएगी, किस तरह से आएगी, या इनकम स्टेटमेंट में आएगी, तो कौन सी हेडिंग में रिपोर्ट होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग. ये दोनों चीजें जो मुझे हेल्प करता है, ये बाय लॉज हेल्प करते हैं किसके, स्टैंडर्ड्स के, टू हेल्प मी डिफाइन. स्टैंडर्ड्स अब कॉमन होते जा रहे हैं. स्टैंडर्ड्स की पहली कोशिश होती है कि हर कंट्री में कंपैरेबल सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो जाए, ताकि आप हर कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सको. आज की दुनिया में इन्वेस्टर सिर्फ एक कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है. तो उसमें इस चीज की वजह से उसको फायदा मिले कि वो आराम से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सके. तो आज की दुनिया में कोशिश ये कि एक सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड हो, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का. एंड विद टाइम ये दोनों स्टैंडर्ड जो है आहिस्ता ऐसा कन्वर्ज कर रहे हैं. विद टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली इनकी कन्वर्जेंस भी हो रही है. नेक्स्ट वी अंडरस्टूड in this chapter the difference between standard setting bodies and regulatory bodies. सर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज कौन होती थी, जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं. जैसे मैंने कहा IFRS, उसके ऊपर जो बोर्ड होता है उसको हम IASB बोर्ड कहते हैं. IASB बोर्ड वो बोर्ड है जो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश करता है. ऐसी FASB होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि US GAAP को पब्लिश करता है. अब सवाल ये था सर, हर कंट्री में स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज भी होती हैं और उस कंट्री की कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं, जैसे कि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन USA में है, पाकिस्तान में जैसे कि SECP है. सो बेसिकली ये रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं. ये रेगुलेशंस में ये हुकूमत की एंटिटी होती है जो रेगुलेट करती हैं कि किस तरह बाय लॉज फॉलो हो रहे हैं. तो सर इस दोनों का कंपैरिजन याद क्विकली रिवाइंड कर लेते हैं. स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी सिर्फ स्टैंडर्ड्स बनाती है, उनको इन्फोर्स नहीं कर सकती है. मतलब मेरा काम है सिर्फ आपको बता देना भाई पढ़ने के लिए, आपको गाइडेंस दे दूंगा. मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता हूँ. वो शायद आपके वालिद साहब कर ले इन्फोर्स आपके ऊपर, आपकी फैमिली में जिसका हक है आपके ऊपर वो इन्फोर्स कर ले. मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता हूँ. इसी तरह स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी सिर्फ स्टैंडर्ड्स बनाएगी. इन्फोर्स कौन कर सकता है, उसको रेगुलेटरी बॉडीज, उसके पास इन्फोर्समेंट की पावर होती है. नंबर टू, जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज होती थी वो प्राइवेट बॉडीज होती है, उसमें प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट एक्सपर्ट्स होते हैं. उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं. रेगुलेटरी बॉडीज में हकूमती बॉडी होती है, गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, इसमें हकूमती लोग होते हैं और वो गवर्नमेंट की पावर होती है उसके ऊपर. ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने पढ़े थे इसके अंदर. फिर हमने पढ़ा था आयुष को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन. तो हमने ये समझा था कि ये क्या काम करती है आईएसको का काम. आईएसको का हमने पढ़ा था विच इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशंस, नॉट एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटी कमीशंस. सो हमने इसका ये पढ़ा था कि ये एक ऐसा इदारा है जो खुद तो रेगुलेट नहीं करता. ये खुद क्या, इट डज नॉट रेगुलेट, नॉट रेगुलेट, याद करें. लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं वो रेगुलेट करते हैं अपनी कंट्रीज को. तो बेसिकली एक इदारा, इसको मैं ऐसे कहता था यूनाइटेड नेशन समझ लें, जिसमें कंट्रीज मेंबर्स बन जाती हैं. सो यूनाइटेड नेशन में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं. इसी तरीके से ये यूनाइटेड नेशंस हैं, इसमें डिफरेंट कंट्रीज की जो सिक्योरिटी कमीशन है ना, जैसे SECP पाकिस्तान का हो गया, SEC USA का हो गया, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एसोसिएशन हो गई,
मतलब कंट्रीज की जो सिक्योरिटी कमीशन उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, तो ये इसके मेंबर्स तो रेगुलेट कर रहे हैं कंट्रीज को, लेकिन ये खुद रेगुलेट नहीं करती। खुद इसका क्या काम होता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में क्या काम होता है, यूनाइटेड नेशन में फायदा जाता है, कंट्रीज आपस में मिलकर बैठ के अच्छे रूल्स बना सकती है, अच्छी एक्सपर्टीज दे सकती है, अच्छे बायलॉस बता सकती है, गाइड कर सकती है। ये भी इसका भी यही काम है। इसका काम है कि आपको अच्छे प्रिंसिपल्स दे जो आप अप्लाई कर सको मार्केट्स के अंदर, क्योंकि आप खुद शायद वो प्रिंसिपल्स ना बना सको, उसके पास बहुत अच्छे तगड़े लोग होंगे जो आपको हेल्प कर देंगे। ये इसका प्राइमरी जो कंसर्न होता है तीन होता है। नंबर वन, हम कहते थे भाई सबसे पहला कंसर्न इसका ये है कि ये इस तरह से रूल्स बनाती है कि प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर्स को। तो नंबर वन, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, इंश्योर करे फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट्स, और कोशिश करे कम से कम मार्केट रिस्क हो, रिड्यूस करे सिस्टमैटिक रिस्क को, जिसको मार्केट रिस्क भी कहते थे। फिर हमने इसके बाद वी स्टडीड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सर जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में रखने चाहिए। इसमें दो थे फंडामेंटल और कुछ थे अदर्स, तो उनको क्विक रिकैप कर लेते हैं। दो फंडामेंटल हमने पढ़े थे। फंडामेंटल में आती थी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कि मेक श्योर करें कि जो आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो वो कंप्लीट हो, फेयर हो, न्यूट्रल हो। नंबर टू थी रेलेवेंस, के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये टू फंडामेंटल, इसके बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी और रेलेवेंस। फिर फोर अदर्स थे, इसको वक्त कहता हूं मैं, वक्त, वेरीफाइबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। सो वक्त याद रखें आप, और उसके थ्रू आप आराम से कर सकते हैं वक्त। फिर हमने पढ़ा था रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग एलिमेंट्स, क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं रिपोर्टिंग एलिमेंट्स। जिससे हमने पढ़ा था भाई हम रिपोर्टिंग एलिमेंट्स तीन हिस्से, एक तो बैलेंस शीट के हिस्से होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। कुछ तो हम ऐसे रिपोर्ट करते हैं, और इनकम स्टेटमेंट में हिस्सा होते हैं दो, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो ट्रांजैक्शंस की इस तरह से रिपोर्टिंग होती है। एसेट्स हमने पढ़ लिया था, रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ओन्ड होना जरूरी नहीं था। ऐसी, अच्छा, ड्यू टू पास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से ऐसी लाइबिलिटीज थी। रिसोर्सेस ओड टू अदर्स, जरूरी नहीं है कि आपने उनको उनको ओनरशिप दी थी, ओड हो आपकी तरफ से ड्यू टू पास्ट ट्रांजैक्शंस। और इक्विटी होता था रेजिडुअल क्लेम, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू इक्विटी। हमने इसमें इक्वेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, एंड वी अंडरस्टूड कि ये तीनों साइड हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी दोनों साइड। And we can also say as equity is equals to asset minus liabilities is equity. So we also call this residual claim. सर इनकम क्या होती थी, इनकम हमने पढ़ा था भाई, इनकम इज इक्विवेलेंट टू या तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन एसेट विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स और इक्विटी। भाई एसेट बढ़ने की वजह से अगर प्रॉफिट बढ़ा है साथ साथ इनकम है, अगर लाइबिलिटी कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है साथ साथ वो इनकम है। हमें पता था प्रॉफिट इक्विटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी तरह सर एक्सपेंस क्या होता था, एक्सपेंस भाई कोई ऐसी आइटम, एक्सपेंस हम कहते थे भाई कोई ऐसी चीज जिससे या तो लाइबिलिटी बढ़ी, एसेट कम हुआ, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स गिर के इक्विटी कम हो गई, तो उसको हम एक्सपेंस कहते थे। याद ये रखना, इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। फिर हमने इस इक्वेशन की डेप्थ भी पढ़ी थी कि भाई एसेट्स इज इक्वल्स टू, हमने इक्विटी को मजीद तोड़ दिया था। हमने कहा था भाई आपका ओपनिंग शेयर कैपिटल ले लें या पेड कैपिटल ले लें, प्लस क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कर लें, प्लस ये आ गया। या फिर मजीद इसको ब्रेकआउट कर लिया था हमने, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स, सॉरी माइनस डिविडेंड्स। तो तब भी हमारे पास क्या आता था, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स आता था, और हम माइनस इसमें फिर ऐड कर देते थे लाइबिलिटीज। हमने इक्विटी को एक्सपेंड करना भी सीखा था कि एक्सपेंशन करते वक्त भी हमारे पास क्या क्या सूरत हाल आ सकती। होप ये भी आपका रिकॉल हो रहा होगा। नेक्स्ट वी स्टडीड वाज IS1। हमने पहला आईएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1 हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि वो बताता है कितनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। ये IFRS के अंदर एक स्टैंडर्ड है जो ये गाइड करता है कितनी स्टेटमेंट बननी चाहिए। हमने पढ़ा था 5 स्टेटमेंट्स बनती है। हमने कहा था सर आपका
इनकम स्टेटमेंट बनती है, उसके साथ ही दूसरा सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है। सेकंड वी अंडरस्टूड बैलेंस शीट बनती है। थर्ड वी अंडरस्टूड इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। फोर्थ वी अंडरस्टूड वाज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है। सो बेसिकली 5 स्टेटमेंट है, जिसमें 2 स्टेटमेंट ये हो गई और 1 2 3 स्टेटमेंट ये हो गई। ये बताता है कि कितनी स्टेटमेंट्स बनती है। फिर ये हमें थोड़ी अजम्पशंस बताता है, किन अजम्पशंस पे ये स्टेटमेंट्स बनती है, वो अजम्पशन भी हमने याद रखनी होती है। फिर IAS 1 में हमने ये पढ़ा था assumptions के ऊपर। हमने assumptions डिफरेंट assumptions पढ़ी थी, जिस assumptions पे स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम लोग। उसमें एक assumption हमने समझी थी कि गोइंग कंसर्न बेसिस से बनती है स्टेटमेंट्स। गोइंग कंसर्न बेसिस होता है कि बिजनेस एज्यूम किया जा रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तो चलेगा, दैट्स द गोइंग कंसर्न बेसिस। अगर वो आपको लग रहा है अगले साल बंद हो जाएगा, देयर इज नो गोइंग कंसर्न। इसका मतलब जब कोई नो गोइंग कंसर्न है तो फिर स्टेटमेंट्स सालाना नहीं पब्लिश होती, फिर क्वार्टरली पब्लिश होती है और ऑडिट ओपिनियन नहीं मिलती उस स्टेटमेंट को। नंबर 2, स्टेटमेंट बनती है विद एन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या समझा था हमने? ये समझा था कि भाई जो प्रॉफिट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होती है ना, वो एक्रूअल्स के ऊपर होती है, वो कैश बेसिस पे नहीं होती। तो वो एक्रूअल्स बेसिस पे होती है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम करें एक बिजली का बिल आया है बिजनेस के पास। तो याद करें एक्रूअल बेसिस कहता है जैसे ही बिजली का बिल आ गया, एक्सपेंस एक्रू हो गया, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लोगे भले वो पे हो या ना हो। इसका मतलब जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे होती है, वो कैश बेसिस पे नहीं होती। हम ये नहीं देखते कैश गया या नहीं आया, आया या नहीं आया। हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। इस पे हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी भाई। अगर एक्सपेंस इनकर हो गया लेकिन अनपेड है तो एक्रूड एक्सपेंस कहते थे हम, लाइबिलिटीज में जाता था। हमने इसमें एक कैटेगरी पढ़ी थी सर, अगर एक्सपेंस आ गया, आपने पहले से एडवांस पे कर चुके एक्सपेंस के लिए, तो प्रीपेड एक्सपेंस होता था, वो एसेट में जाता था। तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज में इसी तरह आपको पैसे मिल गए लेकिन अभी तक आपने उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड की, रेवेन्यू अभी तक आपका अर्न नहीं हुआ, उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते थे, लाइबिलिटी में जाता था। इसी तरीके से आपने क्रेडिट सेल कर दी, पेमेंट नहीं आई अभी तक आपके पास, लेकिन हम उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेंगे और वो जो पेमेंट नहीं आई रिसीवेबल्स एसेट में चला जाता था। तो बहरहाल हमने इसके अंदर ये डिफरेंट अजम्पशंस पढ़ी थी, जिसमें एक गोइंग कंसर्न और एक एक्रूअल बेसिस था। बाकी अजम्पशंस हमने ये पढ़ी थी भाई कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, कि कोई चीज छुपी हुई ना हो, फेयरली रिप्रेजेंटेटेड हो, कंसिस्टेंसी हो, कोई पॉलिसी अप्लाई करो यानी एवरी ईयर चेंज हो रही हो। फिर मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट था भाई, ये हम जब भी कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं हम मटेरियल चीजों को काउंट करते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट स्मॉल चीजें हैं उनको काउंट नहीं करते। फिर हम कंपैरेटिव दिमाग में रखते हैं भाई, पिछली 3 साल की स्टेटमेंट साथ रखते हैं जब भी एनुअल स्टेटमेंट्स हम पब्लिश करते हैं, ताकि 3 सालों का रिकॉर्ड सामने आ सके। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो क्विक रिकैप हो सके। तो हमने ये चीजें, बुनियादी चीजें पढ़ी थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर।